अब जो आते हैं वो आते हैं आपके बजट का उद्देश्य क्या होता है, क्यों बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बजट का उद्देश्य। बजट का उद्देश्य, यहां से कुछ सवाल बनता नहीं है पर आप जान लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि बजट क्यों जरूरी है क्यों नहीं। पहला है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। पहला टॉपिक होगा बजट को उद्देश्य को लेकर आर्थिक स्थिरता लाना। अब आर्थिक स्थिरता लाना जैसे वर्तमान के समय को ही हम लोग लाना या बनाए रखना वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना जैसे मान लीजिए वर्तमान का स्थिर जो सिचुएशन है, अभी का सिचुएशन, वो हम आप देखें कि कोविड के कारण हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था है वह काफी दयनीय हो गई, निगेटिव में हम चले गए। तो इसको कैसे सही किया जाए, पुनः पॉजिटिव में कैसे लाया जाए, इस चीज का नियंत्रण किस आधार पर किया जाए, किसके उत्पादन के क्षेत्र में विस्तृत किया जाए, तो उन सब चीजों को इसमें दर्शाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, कि लोग का जो दिन प्रतिदिन के यूज की वस्तु है वह सही मूल्य पर उन्हें प्राप्त हो सके, जो समाज की अंतर है वह बढ़े नहीं, उसमें समानता लाई जा सके। दूसरा है वो है आपका रोजगार में सृजन करना। रोजगार में सृजन, सृजन का मतलब क्या होता है, खोज करना, नए तरीका से लाना। तो रोजगार में सृजन, इसी को कई जगह लिखा था रोजगार एवं उद्योग में वृद्धि करना। अब देखिए जैसे बजट वगैरह प्रस्तुत होता है तो अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि सरकार विनिर्माण के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहती है, सरकार मुद्रा लोन के माध्यम से लोगों में जो है वह पैसे देकर सरकार जो है ये जो है था मुद्रा योजना, उसमें क्या करती है, सरकार एक सीमा तक ऋण जारी करता है और जिसके माध्यम से आप क्या करें, छोटे से लेकर बड़े उद्योग का सृजन करें, जिससे रोजगार में क्या हो, ऐसे ऐसे क्षेत्र को ढूंढना जहां पर नए तरीके से रोजगार को सृजित किया जा सके, तो वो काम इसका मुख्य उद्देश्य में आता है। तीसरा है वो है आपका कराधान के लिए, कराधान के लिए, कराधान के लिए नए नियम बनाना। अब कराधान के लिए नए नियम, जैसे कराधान का मतलब यहां पर है कर से, टैक्स से, कि सरकार किस आधार पर टैक्स में परिवर्तन लाए। जैसे हम लोग पीछे पढ़े वैट से जीएसटी लाया, कि उससे दोनों कार्य को संपन्न किया जा सके। दोनों कार्य मतलब सरकार के आय में वृद्धि भी किया जा सके और साथ ही साथ जनता के ऊपर उसका अधिक से अधिक जो है वह प्रभाव दिखलाई ना पड़े। यहां प्रभाव दिखलाई देने का मतलब क्या, कि उनके ऊपर कुछ अधिक खर्च भी ना हो और नए तरीके से कर का सृजन करके राजस्व में वृद्धि किया जा सके। यह जो है वह कुछ मुख्य उद्देश्य बजट के अंतर्गत शामिल होता है। अब आते हैं तो बजट का अवयव, मतलब बजट में किस आधार पर पूंजी वगैरह की प्राप्ति होती है, तो यह आपको सवाल के रूप में पूछता है। तो क्या है टॉपिक, बजट का अवयव।
अब बजट का अवयव में है, एक है आय और दूसरा है व्यय। एक है आय और दूसरा है व्यय। तो यह दो वर्ग में बंटता है। एक उसको कहते हैं राजस्व प्राप्ति, अंग्रेजी में रिवेन्यू, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिवेन्यू इनकम। दूसरा है वो है आपका पूंजीगत प्राप्ति। दूसरा क्या है? पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल इनकम। राजस्व मतलब रिवेन्यू और पूंजीगत मतलब कैपिटल। रिवेन्यू मतलब क्या, हम आप कहते हैं ना रिवेन्यू जनरेट करना, मतलब कर वगैरह। तो इसके अंतर्गत उस प्राप्ति को, उस आय को, उस इनकम को दर्शाया जाता है जो सरकार को जो है वह कर के रूप में और कर के साथ साथ अन्य रूप में, अन्य रूप यहां क्या होगा? स्टाम्प के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, इन माध्यम से जो सरकार को आय की प्राप्ति होगी उसे हम कहेंगे राजस्व प्राप्ति या रिवेन्यू इनकम। पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? पीछे भी हमने बताया आपको धन और कैपिटल। कैपिटल का मतलब कि सरकार मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह देश में हो या देश के बाहर हो, इन्वेस्ट किया हो। जैसे समझिए कि सरकार, पढ़ते होंगे पेपर वगैरह में कि सरकार ने श्रीलंका को, सरकार ने नेपाल को या दक्षिण अफ्रीका को इतना राशि प्रदान की। अब जो भी राशि रहेगा उस राशि पर इंटरेस्ट की प्राप्ति होगी। तो वह जो इंटरेस्ट होगा तो किसके बदले में होगा? तो पूंजी के बदले में होगा। जो इसने इन्वेस्ट किया तो उसको कहां शामिल कर देंगे? इसमें शामिल कर देंगे। विनिवेश के माध्यम से, विनिवेश मतलब किसी भी कंपनी का कुछ शेयर जो बेचा, कैपिटल बढ़ाया, तो वह इसमें आ जाएगा। तो पूंजीगत प्राप्ति में, कैपिटल गेन में उन चीजों को शामिल किया जाता है जो सरकार के द्वारा इन्वेस्ट किया गया हो और उनसे जो आय की प्राप्ति हो उसे कहा जाएगा कैपिटल इनकम। रिवेन्यू इनकम कहा जाएगा किसको? कर वगैरह से प्राप्त आय को हम रिवेन्यू इनकम कहते हैं। यहीं पर आपको कभी कभी सवाल पूछ देता है राजस्व घाटा किसको कहेंगे? अरे घाटा का मतलब क्या होता है? जानते ही हैं कि आय कम और व्यय ज्यादा। तो राजस्व घाटा बराबर क्या हो जाएगा? राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति। तब बजट के अवयव में यह इनकम का स्रोत था। एक्सपेंडिचर, क्योंकि लेन और देन दोनों चीज, तो यहीं पर आप राजस्व प्राप्ति को कर दीजिए राजस्व खर्च, आप पूंजी प्राप्ति को कर दीजिए पूंजी खर्च, तो वो हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर खर्च। राजस्व खर्च क्या हो सकता है? तो जैसे मान लीजिए सरकार सब्सिडी वगैरह देती है। कैपिटल क्या हो सकता है? तो मान लीजिए सरकार के यहां भी जापान के माध्यम से बुलेट ट्रेन, तो सरकार जापान को दे देगी। तो यह आय और व्यय के रूप में होता है। और राजस्व घाटा पूछेगा तो उसको क्या लिखेंगे कि राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति। अब आते हैं बजट मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। बजट मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला अधिशेष बजट, बजट के प्रकार, तीन प्रकार का बजट होता है। पहला होता है वो होता है आपका अधिशेष बजट। अधिशेष सरप्लस, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सरप्लस बजट। अब सरप्लस अधिशेष, अधिशेष मतलब अभी हमने अवयव के रूप में क्या बताया था? राजस्व प्राप्ति और कैपिटल या पूंजी प्राप्ति। खर्च में क्या बताया था? राजस्व। खर्च में क्या बताया था? राजस्व खर्च
और राजपूंजी खर्च। सरप्लस की बात कर रहे हैं, सरप्लस मतलब इनकम अधिक और खर्च कम, तो इसकी अपेक्षा ये अधिक होना था। अधिशेष बजट या सरप्लस बजट उस बजट को कहा जाता है जहां पर आय इज ग्रेटर देन खर्च, आय इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, उसको हम कहेंगे अधिशेष बजट। या बेसिकली यह जो बजट प्रस्तुत होता है वह विकसित देशों में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है वो है आपका बैलेंस बजट, बैलेंस बजट। बैलेंस बजट, बैलेंस का मतलब क्या होगा? समांतर। तो हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसको? जैसे यहां अधिशेष बजट वैसे ही आपका वहां क्या हो जाएगा? सामान्य बजट। समान बजट मतलब यही वहां भी होगा और यही वहां भी होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आय इक्वल टू व्यय, आय इक्वल टू व्यय को हम लोग बैलेंस बजट या सामान्य बजट कहकर संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है डिफिक्ट, घाटे का बजट, डिफिक्ट। या घाटे का बजट। यहां क्या होगा? व्यय इज ग्रेटर देन, व्यय या एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, आय। व्यय इज ग्रेटर देन आय मतलब वैसा बजट जहां पर खर्च की तुलना में सरकार जो है उसका इनकम कम हो, उसे हम कहेंगे डिफिक्ट बजट या क्या कहेंगे? खर्च बजट। यह बजट बेसिकली विकसित देशों में किया जाता है, जैसे भारत में। अब जब भारत में यह बजट होगा तो दिमाग में आपका सवाल उठता होगा कि जब घाटे की बजट है तो उसकी भरपाई सरकार कहां से करेगी? ये तो ठीक है, सबसे बेटर है, वहां कम से कम आय जितना व्यय है, तो फिर वह क्यों सरकार अपनाती है? तो उसकी भरपाई जिसको संतुलित करने का कार्य करेगी सरकार, वह संतुलन सरकार विनिवेश के माध्यम से प्राप्त करता है। विनिवेश मतलब सरकार अपने सरकारी कंपनी के शेयर वगैरह को बेचकर उसकी भरपाई करता है। तो बेसिकली तीन ही प्रकार के बजट प्रस्तुत होते हैं। एक नया बजट अमेरिका में प्रस्तुत किया था, वो कहलाया था शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट। अब शून्य आधारित बजट क्या है? यह अमेरिका के जिमी कॉटर, अमेरिका के कौन थे? जिमी कॉटर, इन्होंने ही इस बजट की शुरुआत की। यहां कहने का मतलब कि इन्होंने एक प्रस्ताव दिया अपने अमेरिका में कि जब हम सरप्लस के माध्यम से बजट करते हैं तो उसको शून्य आधारित क्यों न करें। शून्य आधारित यहां कहने का मतलब कि जो इस वित्तीय वर्ष में आय की प्राप्ति हुई, जो व्यय हुआ और सरप्लस बचा, उसको इसी वर्ष में उपयोग कर समाप्त कर देना। समझने का प्रयास, जैसे मान लीजिए कि सरकार का सरप्लस 100 करोड़, 500 करोड़ का बजट था,
400 करोड़ रुपया सरकार ने इन्वेस्ट किया और सरप्लस कितना हुआ 100 करोड़। अब इस 100 करोड़ को सरकार अपने खजाने में डाल देगी और अब जो वित्तीय वर्ष शुरू होगा वो पुनः जीरो से उसकी शुरुआत की जाएगी, तो उसे ही शून्य आधारित बजट कहकर संबोधित किया गया है और जिसकी शुरुआत जिमी कार्टर के द्वारा किया गया था। भारत में इस बजट की शुरुआत जो है वह सरकार के द्वारा नहीं किया था, लेकिन एक साइंस की संस्था है उसे ने इसको अपनाया था राजीव गांधी के समय में। वह संस्था का नाम है आपका CSIR। तो एक सवाल विविध के रूप में पूछेगा, भारत में शून्य आधारित बजट कौन प्रस्तुत? CSIR। यही संस्था जो है इसी के द्वारा ना, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। और अंतिम पॉइंट एक है वो है आउटकम बजट, OUT, COM, आउटकम बजट। यह भूतपूर्व राष्ट्रपति जो इनका अभी देहांत हुआ है, कौन? प्रणब दा, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा आउटकम बजट को भारत में लाया गया था। एक लाइन लिख लीजिए, पूछा है आउटकम बजट को लाया गया था 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में इसको लिख लिए, आप समझ लिए आउटकम बजट क्या है। तो आउटकम बजट में इन्होंने भी कुछ यही चीज को शामिल किया। इन्होंने कहा, जैसे हमने बजट को पढ़ा पीछे, तो बजट में क्या था? इस वित्तीय वर्ष के लेन देन को दर्शाया जाएगा और साथ ही साथ पिछले वित्तीय वर्ष में जो है उनको भी, मान लीजिए पिछले वित्तीय वर्ष जारी हुआ तो उसका खर्च हुआ कि नहीं हुआ, वो सारा चीज बजट में रहता है। तो इन्होंने कहा, आउटकम बजट में जो प्रणब दा ने कहा वह यह कहा कि उस विभाग को उसकी आवश्यकता के अनुसार इस वर्ष जो खर्च होगा उतना ही रकम इशू किया जाएगा। जब वह रकम खर्च होगा तो फिर उन्हें दोबारा रकम दिया जाएगा। तो उसे ही आउटकम बजट कहते हैं, जिसकी शुरुआत जो है वह स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2005 ईस्वी में किया गया। यही था आपका बजट जो अब समाप्त हो गया और सवाल आपका बनेगा ही। इसमें बस आपको क्या करना है, हर वर्ष का जो बजट आधुनिकतम जोड़ा जाता है उसको शामिल कर देना।